साल 1983 में इंडियाना शहर को दिखाते हुए मूवी की शुरुआत हुई, जहां पर हमें एक बहुत बड़ी सर्च लेबोरेटरी दिखाई जाती है। लेबोरेटरी का मेन साइंटिस्ट दुम दबाकर किसी चीज से डर के मारे भाग रहा था। बिल्डिंग की पूरी लाइट्स फ्लिकर कर रही होती है और साइंटिस्ट के पसीने छूटे हुए थे। वो लगातार पीछे देखता और साथ ही साथ लिफ्ट के बटन को बड़ी जोर जोर से दबाता। इतने में ही पीछे से एक बहुत ही खूंखार और डरावने मॉन्स्टर की आवाज आने लगती है, जिसे सुनते ही साइंटिस्ट के पाँव के नीचे से जमीन ही निकल जाती है। मगर खुशकिस्मती से लिफ्ट का दरवाजा भी ओपन हो गया। उसने बिना वक्त जाया करते हुए लिफ्ट के अंदर जाकर लिफ्ट को ऊपर जाने का ऑर्डर दे दिया, लेकिन अब बिल्डिंग की लाइट पहले से ज्यादा तेजी से फ्लिकर करने लगी और तो और मॉन्स्टर की आवाज और भी ज्यादा तेज हो जाती है। लेकिन हैरानी की बात थी कि उस साइंटिस्ट को अब तक वो मॉन्स्टर नजर नहीं आ रहा था, जिस वजह से उसे कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर लगती है। तभी उसका ध्यान लिफ्ट के ऊपर सीलिंग पर गया तो अगले ही पल लिफ्ट में से किसी भयानक और अनजान चीज ने उसे ऊपर खींचकर चीर फाड़ करके मार डाला। वो सीन इतना भयानक था कि मैं आपको ब्लर करके भी नहीं दिखा सकता। खैर, अब सीन कट होता है और हम देखते हैं टाउन के अंदर 4 बच्चों को जो आपस में एक गेम खेल रहे होते हैं। वो सब लोग माइक के घर पे बैठे थे और मजे की बात तो ये थी कि वो चारों ही पढ़ाई में नल्ले हैं। उन्हें पढ़ाई के अलावा और कुछ भी करवा लो वो हंसी खुशी कर लेंगे। उन्हीं में से टोपी वाले लड़के का नाम है डस्टिन, काले लड़के का नाम है लूकस और चौथे दोस्त का नाम था विल। वो सब खेल के अंदर इतने ज्यादा मगन थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब रात के 9 भी बज चुके हैं। तभी माइक की मोम नीचे आती है और माइक को बोलती है, जल्दी से अपने फट्टू दोस्तों को यहाँ से भगा दो, वरना अगली बार मैं उन्हें अंदर नहीं आने दूंगी। ये सब कुछ नीचे मौजूद माइक के तीनों दोस्त भी सुन रहे थे, लेकिन जैसे कि रात ज्यादा हो चुकी है इसलिए सब लोगों ने अपना अपना सामान पैक किया और ऊपर आ जाते हैं। मगर डस्टिन उन सब से पीछे था। उसके हाथ में एक पिज्जा होता है और वो सीधा माइक की बड़ी बहन नैन्सी के कमरे में चला गया, जो अपने बॉयफ्रेंड से बड़े मजे से बातें कर रही थी। दरअसल डस्टिन नैन्सी को पसंद किया करता है और ये बात नैन्सी को भी पता है, लेकिन नैन्सी उसे भाव नहीं देती थी। इसलिए नैन्सी दरवाजा बंद करती है और डस्टिन चुपचाप गैराज के अंदर अपनी साइकिल को लेने आ जाता है और फिर सभी लोग साइकिल्स पर बैठकर अपने अपने घरों की तरफ निकल जाते हैं। अब माइक अकेला ही गैराज के अंदर खड़ा था। तभी उसके गैराज की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं। ये देख माइक को बहुत ज्यादा अजीब लगा, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और हमने देखा लूकस, डस्टिन और विल को जो बस अपने घर जाने ही वाले थे। लेकिन तभी विल ने सोचा कि आज क्यों ना वो जंगल के रास्ते से होकर जाए। विल बहुत ही ज्यादा बहादुर होता है, इसलिए वो अपनी साइकिल के सहारे ही जंगल के बीचों बीच निकल पड़ा। जब वो अपने घर के जरा सा करीब ही था कि तभी उसे जंगल में से किसी भयानक चीज की आवाज आने लगी। अगले ही पल विल की साइकिल पर मौजूद जो लाइट थी वो भी बंद हो जाती है। विल जैसे ही लाइट की ओर देखता है तो अगले ही पल सड़क के बीचों बीच एक दानव विल के शिकार को खड़ा था। ये देख विल नीचे गिर गया और अपनी साइकिल छोड़कर जंगल के रास्ते से होता हुआ अपने घर की ओर आने लगता है। वो भागता भागता बिना रुके अपने घर में तो आ गया, लेकिन घर के अंदर ना तो उसकी मोम थी और ना ही उसका बड़ा भाई जोनाथन, जिसके चलते विल पहले से और भी ज्यादा डर जाता है। विल ने अपने बैग को नीचे रखा और खिड़की से बाहर झांकने लगता है। जिस चीज का डर था वो बिल्कुल सच हुई, क्योंकि वो दानव अब आहिस्ता आहिस्ता करके विल की ओर आ रहा था। विल ने तुरंत ही फोन से पुलिस स्टेशन फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन फोन में अब उसी मॉन्स्टर की आवाजें आने लगती हैं। डर के मारे विल मेन गेट की ओर देखने लगता है, लेकिन उस क्रिएचर ने मेन गेट के डोर को ओपन कर लिया। विल तुरंत ही भागकर पीछे वाले कमरे में आ जाता है, जहाँ पर उसकी डैड की गन और कुछ हार्डवेयर का सामान रखा था। विल इतना ज्यादा बहादुर था कि उसने बिना वक्त जाया किए ही अपने पिता की गन ली और उसमें गोलियां लोड करनी शुरू कर दी। साथ ही साथ वो डर के मारे दरवाजे की ओर भी देखते जाता, लेकिन खुशकिस्मती से वक्त रहते उसने सभी गोलियों को गन के अंदर लोड कर लिया और उसे दरवाजे की ओर तान देता है। मगर उस बेचारे को क्या पता था कि वो क्रिएचर विल के ठीक पीछे ही खड़ा है। विल ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो पलक झपकते ही वो क्रिएचर विल को वहाँ से उड़ाकर गायब कर देता है। लेकिन एक हैरत की बात थी कि उस कमरे की लाइट अब पहले से बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है और कुछ देर तेज रहने के बाद वो लाइट एक मर्तबा फिर से मध्यम हो गई। तभी वो सीन कट हो गया और हम देखते हैं टाउन के शेरिफ को, जो शराब के नशे में धुत होकर सोफे पर घोड़े बेचकर सोया हुआ था। जब उसकी आंख खुली तो तब उसे याद आया कि आज तो मंडे है और फिर फटाफट से वो तैयार होकर पुलिस स्टेशन की ओर निकल जाता है। यहाँ हम देखते हैं जॉयस और जोनाथन को, जिन्हें अभी तक यही नहीं पता था कि विल उस क्रिएचर का शिकार बन चुका है। जॉयस को लगा शायद विल कल रात माइक के घर पे ही रुका हो, इसलिए जॉयस ने तुरंत ही माइक की मोम को फोन लगाया, लेकिन उसकी मोम कहती है नहीं, विल तो कल रात ही यहाँ से निकल गया था। ये सुनते ही जॉयस बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उन्हें लगा शायद विल खुद ब खुद ही स्कूल चला गया हो, क्योंकि विल बहुत ही ज्यादा बहादुर और इंडिपेंडेंट लड़का है और ऐसा वो पहले भी कर चुका है। यहाँ हम देखते हैं स्कूल का सीन, जहाँ पर माइक, लूकस और डस्टिन अपनी अपनी साइकिल्स पर बैठकर स्कूल आए थे। वो भी ये बात देखकर हैरान थे, क्योंकि जिस मोड़ पर हर रोज वो विल के
साथ मिलते हैं वहाँ पर विल मौजूद नहीं था, लेकिन वो ज्यादा कुछ सोचे बिना ही क्लास की ओर जाने लगते हैं। यहाँ हमने देखा नैन्सी को जो अपनी दोस्त बेला के साथ स्टीव के बारे में बातें कर रही थी, क्योंकि नैन्सी और स्टीव एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जब नैन्सी ने अपना लॉकर खोला तो वहाँ पर स्टीव का मैसेज पहले से मौजूद था, जिस पर लिखा हुआ था मुझे बाथरूम में मिलो। फिर सीन कट हुआ और हम देखते हैं बाथरूम का सीन जहाँ पर स्टीव नैन्सी को किस कर रहा होता है, लेकिन नैन्सी ये सब कुछ नहीं चाहती थी। स्टीव बहुत ही अमीर बाप का बेटा है, इसलिए नैन्सी ने कहा मुझे पढ़ाई पर फोकस करने दो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो तुम्हारे बाप का पैसा ही बहुत है, और अगर तुम वाकई में मेरी केयर करते हो तो तुम मुझे पढ़ने में हेल्प किया करो। इतना कहते ही नैन्सी वहाँ से चली गई। यहाँ हम देखते हैं हॉपर को जो अब फाइनली अपने पुलिस स्टेशन में आ गया था। पुलिस स्टेशन में बाकी सभी लोग उससे छोटे ओहदे के थे, लेकिन हॉपर बाकी सभी के साथ बिल्कुल दोस्ताना सुलूक करता था। जब हॉपर अपने कमरे में आता है तो वहाँ पर पहले से जॉयस मौजूद थी। जॉयस अपने बेटे विल को लेकर बहुत परेशान होती है। हॉपर ने कहा देखो ये टाउन बहुत ही ज्यादा सेफ टाउन है। आखिरी मर्तबा जो सबसे ज्यादा संगीन केस आया था वो एक बिल्ली के गुम हो जाने का था, तो तुम विल के दोस्तों से पता करो, उसकी हर रोज यहाँ वहाँ जाने की रूटीन चेक करो, तुम्हें विल मिल जाएगा। मगर जॉयस ने कहा विल ऐसा नहीं है, तुम किसी बात को सीरियस भी लेते हो। हॉपर ने कहा यहाँ पर सीरियस लेने को कुछ भी नहीं है, सब लोग जरूरत से ज्यादा ही शरीफ हैं। जॉयस कहती है चलो ठीक है यहाँ पर सभी लोग शरीफ हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारा किया धरा विल के पिता का है। विल के पिता का नाम होता है लैंगफोर्ड। जॉयस ने कहा तुम्हें अभी के अभी लैंगफोर्ड से विल के बारे में तलाशी लेनी होगी। मगर हॉपर कहने लगता है हम ऐसे ही किसी पर शक नहीं कर सकते, बिना ठोस सबूत के तो बिल्कुल भी नहीं, मगर हमसे जो कुछ भी हो सका हम करेंगे। जॉयस कहती है हॉपर अगर तुमने मेरे बेटे को नहीं ढूंढा ना तो कसम से मैं तुम्हारे खिलाफ केस फाइल कर दूंगी, प्लीज मेरे बेटे को ढूंढ निकालो। तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं उसी लेबोरेटरी का सीन जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। कुछ प्राइवेट सोल्जर्स कंपनी के मालिक एडगर के पास आते हैं और सभी लोग बहुत ही हाई सिक्योरिटी वाला सूट पहनकर बड़ी बड़ी गन्स के साथ ठीक उसी एरिया में एंटर कर गए जहाँ पर वो मॉन्स्टर खुला घूम रहा है, मानो जैसे इस बात के बारे में उन्हें पहले से पता हो। वो लिफ्ट से होते हुए कॉरिडोर तक पहुँच जाते हैं। जब वो अंदर आए तो वहाँ पर लाइट्स पहले से ही फ्लिकर कर रही थी, खुद ब खुद ही लाइट्स जलती और खुद ब खुद ही बंद हो जाती। कॉरिडोर के अंदर राख के टुकड़े मौजूद थे और तो और दीवारों पर अजीब तरह का वायरस और इंसानी मांस लटका हुआ होता है। लेकिन ये सब कुछ इतना ज्यादा भयानक नजारा देखकर भी वो सोल्जर्स टस से मस नहीं हुए, जैसे ये उनका रोज का काम हो। इसी तरह करते करते वो आहिस्ता आहिस्ता करके एक दूसरे रूम तक पहुंच जाते हैं, जहां पर एडगर के सामने दीवार के साथ एक बहुत ही अजीब तरह का क्रिएचर या मॉन्स्टर या वायरस या कुछ भी पता नहीं, बस अजीब तरह की एक चीज म्यूटेट हो रखी थी, जिसे देखते ही एडगर कहता है वो लड़की ज्यादा दूर नहीं गई होगी। तभी सीन कट हो गया और हम देखते हैं एक लड़की को जिसने हॉस्पिटल का ड्रेस पहना हुआ था और उसके सर पर बिल्कुल भी बाल नहीं थे। उसका हुलिया बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ होता है और उसके पाँव में जूती तक नहीं थी। वो जंगल से होते हुए एक रेस्टोरेंट के पीछे वाले दरवाजे तक आई और चुपचाप छुपते छुपाते हुए पीछे के दरवाजे से एंटर करती है और किचन में पहले से मौजूद फ्राइज को खाने लगी। लेकिन रेस्टोरेंट का जो मालिक था जिसका नाम है जोनी, वो उस लड़की को देख लेता है। बस इतना ही था कि जोनी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वो लड़की ज्यादा दूर नहीं जा पाई और जोनी तुरंत ही उसे पकड़ लेता है। लेकिन जब जोनी ने उस बेचारी की हालत देखी तो बेचारे जोनी को उस पर तरस आ गया और फिर उस लड़की को कुछ नहीं कहता। यहाँ हम देखते हैं स्कूल का सीन जहाँ पर हॉपर विल के तीनों दोस्तों के पास बैठा था। हॉपर ने कहा पहले तो तुम सब लोग शराफत से ये सब कुछ बताओगे कि आखिर विल की ये चाल तो नहीं बाकी सबको तंग करने के लिए। लेकिन तभी वो बच्चे एक ही साथ एक ही वक्त पे बोलने लगते हैं, जिसे सुनकर हॉपर को गुस्सा आ जाता है। हॉपर ने कहा पहले तो तुम लोग एक टाइम पे एक ही बोलोगे, और दूसरी बात हम चाहे इन्वेस्टिगेशन करें या ना करें, लेकिन तुम लोग खुद ही सुपरमैन बनकर जंगल में विल को ढूंढने के लिए नहीं निकलोगे। और अब मुझे ये बताओ कि विल को तुमने आखिरी मर्तबा कब और कहाँ देखा था? जिसके जवाब में डस्टिन कहने लगा आखिरी मर्तबा वो मेरे ही साथ था और उसने जंगल का रास्ता लेकर अपने घर जाने का प्लान बनाया था। बस उसी के बाद से विल बेचारा गायब है। बस इतना ही था कि हॉपर उन तीनों को जाने का कहकर खुद विल को ढूंढने के लिए जाने लगता है। यहाँ हम देखते हैं जॉनी को, जिसने उस बेचारी लड़की के लिए अपने हाथों से हैमबर्गर बनाया। जॉनी उस लड़की से उसका नाम पूछता, लेकिन वो लड़की चुपचाप खाए ही जा रही थी। इसलिए ना चाहते हुए भी जॉनी ने आधा बचा हुआ बर्गर अपने पास रखा और बोला जब तक तुम मुझे अपना नाम नहीं बताओगी और ये नहीं बताओगी कि तुम रहती कहाँ हो, तब तक मैं आधा बर्गर तुम्हें नहीं दूंगा। इसलिए मजबूरन उस लड़की को अपना नाम बताना पड़ता है। लेकिन तभी जॉनी ने उसके हाथ पर एक टैटू देखा, जिस टैटू में 11 लिखा हुआ था। जॉनी कहता है चलो अब मैं पुलिस वालों को फोन करूंगा, वो तुम्हें तुम्हारी सही जगह पर पहुंचा देंगे। अगले ही पल जॉनी ने पुलिस वालों को फोन किया और कहा अब जितना जल्दी हो सके इस लड़की को लेने के लिए यहाँ पर आ जाओ। जब जॉनी पुलिस वालों से बात करने में मगन था, तभी हमने देखा उस लड़की नीना को, जिसने अपनी पावर से दूर चल रहा पंखा एक ही झटके में रोक दिया और फिर बड़े मजे से फ्राइज खाने लगी, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना
हो। तभी सीन कट हुआ और हम देखते हैं होपर को, जो लगातार विल को जंगलों के अंदर ही ढूंढे जा रहा था। कुछ देर ढूंढा ढांडी करने के बाद उसे विल की साइकिल भी मिल जाती है, जो रोड के किनारे पर बिल्कुल सही सलामत थी। होपर को ये देख तुरंत ही समझ आ गया कि किसी ने बेचारे विल को यहाँ से डरा कर भगाया, क्योंकि साइकिल बिल्कुल सही सलामत थी। तभी सीन कट हुआ और हम देखते हैं होपर को, जो विल की साइकिल लेकर जॉयस और जोनाथन के पास आया होता है। होपर ने कहा, आपके बेटे की साइकिल बिल्कुल सही सलामत है, तो हो सकता है कि वो यहीं कहीं छुपा हुआ हो। और फिर वो जॉयस के घर की तलाशी लेने लगता है। जॉयस ने कहा, आपको क्या लगता है मैंने अपना घर छान नहीं मारा होगा? मैंने अपने घर का चप्पा चप्पा छान मारा है, लेकिन मुझे बेचारा विल कहीं नहीं मिला, इसलिए आप उसे यहाँ ढूंढने की बजाय बाहर टाउन के अंदर ढूंढिए। लेकिन तभी बैकयार्ड से होपर को कुत्ते के भौंकने की आवाज आने लगती है, जिसका पीछा करते करते होपर जैसे ही कुत्ते के पास आया तो उसका ध्यान पीछे वाले कमरे पर पड़ता है। उसने जॉयस को कुत्ते को यहाँ से ले जाने का बोला और खुद पीछे वाले कमरे में चला गया। जैसे ही वो कमरे में एंटर हुआ तो कमरे की लाइट खुद ब खुद जलने लगती है, मानो जैसे पहले से ही वहाँ पर कुछ ना कुछ मौजूद हो। और तो और उसने विल की लोड की हुई गोलियां भी देखी और गन का स्टैंड देखा, जहाँ पर गन मौजूद नहीं थी, यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हुआ है। वो कुछ और देख पाता है इससे पहले ही बल्ब खुद ब खुद ही जलने बुझने लगता है। बल्ब को फ्लिकर होता हुआ देख होपर बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि आज से पहले बिजली की प्रॉब्लम यहाँ पर कभी नहीं हुई थी। तभी होपर अपनी टॉर्च निकालकर एक टूटे हुए बक्से की ओर देखने लगा। ऐसा लगता था जैसे इस बक्से पर काफी जोरदार टांग मारी हो। इतने में ही वो लाइट एक मर्तबा फिर से फ्लिकर करने लगती है और पलक झपकते ही होपर का जूनियर पुलिस वाला वहाँ पर आ टपका। होपर ने कहा, क्या तुम दरवाजा नॉक करके नहीं आ सकते थे? इतना कहते ही होपर उसे लेकर बाहर आया और कहने लगा, काफी ज्यादा पुलिस वालों को इस पिछले वाले कमरे की तलाशी लेने के लिए भेज दो, और हाँ याद रहे अपनी अपनी टॉर्च वो साथ लेकर आए, क्योंकि ये बल्ब कभी भी धोखा दे देता है। दोस्तों, होपर को अभी भी ये लग रहा था कि ये बल्ब किसी न किसी खराबी की वजह से ऐसा कर रहा है। हालांकि इसका आगे चल के एक बहुत बड़ा ट्विस्ट रिवील होने वाला है। तभी सीन कट हुआ और हम देखते हैं माइक को, जो अपनी मॉम को कहता है हमें विल को ढूंढना चाहिए, लेकिन उसकी मॉम उल्टा माइक को ही डांट देती है। माइक ने कहा, कम से कम हमें उसकी मॉम को फोन करके पूछ लेना चाहिए, लेकिन माइक की माँ अब और भी ज्यादा गुस्से में आ गई, जिसके जवाब में माइक को भी गुस्सा आ गया और उसने कहा, कम से कम मैं नैन्सी की तरह तो नहीं हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड की ही परवाह करती है। ये सुनते ही माइक की मॉम और माइक के पिता बहुत ज्यादा चौंक गए। माइक की माँ ने कहा, तो मुझे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कब बताने वाली थी? माइक कहता है, आपको नहीं पता? पूरे स्कूल को इसकी लव स्टोरी के बारे में पता है। ये सुनते ही नैन्सी को गुस्सा आ गया और वो माइक की माँ के लात मना करने के बावजूद भी खाना डाइनिंग टेबल पर छोड़कर ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। फिर सीन कट हुआ और हम देखते हैं होपर को, जो सुबह से लेकर रात तक बेचारे विल की तलाश में जंगल का चप्पा चप्पा छान मार रहा था। उसने पूरी पुलिस फोर्स जंगल के हर कोने में फैला दी, लेकिन उन्हें विल कहीं नहीं मिल रहा होता। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, वैसे वैसे होपर को विल के बारे में चिंता और भी बढ़ती गई, क्योंकि आज से पहले इस टाउन के अंदर ऐसी वारदात कभी नहीं हुई। यहाँ हम देखते हैं माइक को, जो एक वॉकी टॉकी की मदद से लुकास से राब्ता करता है। वो दोनों प्लान बनाते हैं कि हम सब लोगों से छुपते छुपाते हुए खुद ब खुद ही जंगल के अंदर जाकर विल को ढूंढेंगे। इसलिए जब माइक अपनी साइकिल पर बैठकर अपने घर से बाहर निकल रहा था, तभी उसकी नजर पड़ती है स्टीव पर, जो लगातार उनके घर पर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन माइक उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। और स्टीव फाइनली नैन्सी की खिड़की के बाहर आ गया। नैन्सी ने उसे यहाँ से जाने का बोला, मगर स्टीव कहता है, अब मैं इतनी मुश्किलें झेल कर आया हूँ तो कुछ ना कुछ तो करके ही जाऊंगा। इसलिए नैन्सी ना चाहते हुए भी उसे अंदर आने दे देती है। यहाँ हम देखते हैं जोनी को, जिसने नीना को खाने के लिए आइसक्रीम भी दी थी। तभी रेस्टोरेंट के डोर पर कोई दस्तक देता है, जिसे देखकर नीना बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। जोनी ने कहा, टेंशन मत लो, मुझे लगता है पुलिस वाले होंगे। जब जोनी ने दरवाजा खोला तो वहाँ पर एक लेडी पुलिस वाली थी। उसने कहा, हमें आपकी लड़की के गुमशुदा होने का फोन आया था, इसलिए मैं उसे लेने आई हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने उस लड़की का बहुत अच्छा ख्याल रखा। इसलिए जोनी कहता है, आप प्लीज अंदर आइए। जैसे ही वो अंदर आई तो उस औरत ने अपने बैग में से एक गन निकालकर बेचारे जोनी के सर पर शूट कर दिया, जिससे जोनी की वहीं पर मौत हो जाती है। ये सब कुछ नीना भी देख रही थी, इसलिए नीना डर के मारे किचन से भागकर पीछे वाले दरवाजे से भागने लगती है, मगर पीछे वाले दरवाजे से पहले ही एडगर के आदमी आ गए थे। यहाँ मेन डोर से एडगर भी अपने आदमियों के साथ अंदर आ जाता है, और वो जैसे ही पीछे के दरवाजे के पास गया तो वहाँ पर वो ये देख बहुत ज्यादा हैरान हुआ, क्योंकि नीना ने उसके 2 प्रोफेशनल सोल्जर्स को जान से मार डाला था और वो खुद जंगल के अंदर भाग गई थी। तभी सीन दोबारा से शिफ्ट होता है डस्टिन, लूकास और माइक पर, जो अपनी साइकिल से होते हुए ठीक वहीं पर आए जहाँ पर आखिरी मर्तबा पुलिस वालों को विल की साइकिल मिली थी। लेकिन उन बच्चों को क्या पता था कि जंगल के अंदर खुली मौत घूम रही है। यहाँ हम देखते हैं जॉयस और जोनाथन को, जो बेचारे विल के बारे में ही परेशान हो रहे होते हैं। तभी उन्हें किसी की कॉल आती है। जॉयस तुरंत ही भागते हुए फोन उठाकर बार बार अपने बेटे विल के बारे में पूछने लगी, लेकिन आगे से किसी चीज के गुर्राने की आवाज आ रही थी और बीच बीच में विल की भी आवाजें आ रही होती है। जॉयस अपने
बेटे की आवाज सुनकर हक्की बक्की रह गई और वो लगातार पूरी बेताबी से अपने बेटे को आवाजें लगाने लगती है। लेकिन तभी फोन में से एक बिजली का झटका बाहर आया और फोन बिल्कुल जल जाता है। जोनाथन ने अपनी माँ को सहारा दिया और कहा, आप फिक्र मत करो, विल घर वापस जरूर आएगा। यहाँ हम देखते हैं माइक, डस्टिन और लुकास को जो भरी बारिश में भी जंगल में यहाँ वहाँ विल की तलाश कर रहे होते हैं। लेकिन जंगल में उन्हें एक जगह से काफी डरावनी और भूतिया आवाजें आने लगी। जब उन्होंने यहाँ वहाँ देखा तो एक तरफ उन्हें और कोई नहीं बल्कि नीना ही दिखाई देती है, जो बारिश में पूरी तरह भीग गई थी और लगातार उन्हीं की ओर देखी जा रही थी। और तो और जंगल में से काफी खूंखार और खतरनाक आवाजें अभी भी आ रही थी। लेकिन इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म हो गया। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।